नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो किस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स इसको फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में, वो आज हमने पढ़ना है। तो दो थ्योरी बेसिकली थी, एक वेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था जो आज हमने पढ़ना है, किस तरीके से वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। रेले जीन्स लॉ हमने पढ़ना है, किस तरीके से वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरीके से इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं और लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या क्या है, रेले जीन्स लॉ की क्या लिमिटेशन है, वो किस तरीके से फेल हो गया ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, ठीक है। और फिर हमारा होगा कंक्लूजन। तो ये आज के हमारे टॉपिक है बेसिकली, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी चीज़ें देखो आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। देखो, जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो, वेवलेंथ के साथ साथ एनर्जी जो हमारे पास है वो क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, फिर हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। तो ये है एक्चुअली में जो ब्लू लाइन है एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व बिल्कुल प्लैंक लॉ ने जो थ्योरी दी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे बिल्कुल मैच करता है। तो प्लैंक सक्सेसफुल थे क्योंकि उन्होंने क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया। लेकिन आज हमने पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में आप देखो यदि, तो देखो ये जो हमारे पास पिंक लाइन आप देख रहे हो, ये वेन डिस्ट्रीब्यूशन लो है। तो पिंक लाइन जो है इनिशियल जो है शॉर्ट वेवलेंथ की रेंज में बिल्कुल ब्लू लाइन पे क्या है, फिट बैठ रही है, एक्सपेरिमेंटली फिट बैठती है एट शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो वेन डिस्ट्रीब्यूशन लो था, ठीक है ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ पे तो बिल्कुल फिट है, एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है तो हम देख सकते हैं ब्लू कर्व से ये क्या हो रहा है, डिपार्ट कर रहा है। डिपार्चर हम इसका देख सकते हैं। तो यानी लॉन्गर वेवलेंथ पे हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि वो जो है डाटा मतलब एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं कर रहा है। बात कर रही है यदि रेले जीन्स की, तो रेले जीन्स का देखो शॉर्टर वेवलेंथ पे हम देख सकते हैं कि ये रेले जीन्स लो ने शॉर्टर वेवलेंथ पर ही देखो ब्लू लाइन से कितना दूर है, बिल्कुल ही मैच नहीं करा। लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है तो रेले जीन्स लो जो है उसके हिसाब से ब्लू लाइन के देखो पास आने लगता है, ठीक है ना। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ पास आने लगता है, ठीक है। तो रेले जीन्स लो जो है लॉन्ग वेवलेंथ पर सेटिस्फाई करता है, ये हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, ये हमने वेवलेंथ के टर्म्स में बनाया था, हम इसको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो हम देख सकते हैं, देखो वेवलेंथ जो वेन जो लो था, तो ये मैंने क्या बताया अभी, शॉर्ट वेवलेंथ पर अच्छा है, तो यह मैं कह सकता हूँ लॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर अच्छा होगा, है ना। तो हम देख सकते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ पर तो वेन से लो बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, और कम फ्रीक्वेंसी पर अच्छे से मैच नहीं कर रहा है। वही रेले जीन्स लो मैंने क्या बताया था, लॉन्ग वेवलेंथ पर मैच नहीं करता, या हम कह सकते हैं शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पर मैच नहीं करता, वो सॉरी लॉन्ग वेवलेंथ पर मैच करता है, या हम कह सकते हैं शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे मैच करता है। तो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे हम देख सकते हैं कम फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहा है, ठीक है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं कर रहा है। तो ये हमने आप पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो वही है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वेरियस अटेम्प्ट्स वर मेड टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ दिस कर्व। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए गए। तो दो जो नॉन क्लासिकल लॉज हैं, एक है वेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एक है रेले जीन्स लॉ। देखो, एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ध्यान रखना क्या है, डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो। अब इसमें ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो ये बताता है। डिस्प्लेसमेंट लो में हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट लो हमारे पास क्या होता है, ये होता है किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ शॉर्ट की तरफ शिफ्ट होती है, पीक शिफ्ट होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ध्यान रखना इनमें डिफरेंस होता है। तो ये दो आज हमने पढ़ने हैं। तो पहला हमारे पास है
वेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है। तो वेन ने क्या कहना है कि एम्पेरिकल लो डिस्क्राइब किया, ऑब्टेन किया, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के तो लिए। तो उसका जो लो हमारे पास है सिंपली ये है, ठीक है। ए और बी जो है एडजस्टेबल पैरामीटर्स है, क्योंकि उसने ना ऑब्जर्व्ड डाटा से उसने चीज़ डेराइव नहीं की थी, उसने ऑब्जर्व्ड डाटा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उसका जो ऑब्जर्व्ड डाटा से एम्पेरिकल फॉर्मूला जो उसको मिला उसका ये मिला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देखो बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब ये मेरे पास तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर का जो पार्ट है ये लैम्डा और टी का फंक्शन है, ये लैम्डा और टी का फंक्शन है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लैम्डा की पावर 5। मैं इस लो को ऐसे भी लिख सकता हूँ यदि वेवलेंथ की टर्म्स में लिखूँ, समझ में। तो ध्यान रखना एग्जाम में 4 ऑप्शन देके आपसे वेन डिस्प्लेस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो पूछेगा, और वो पूछेगा हाउ इट वेरीज विद द वेवलेंथ, तो क्या होता है लैम्डा की पावर 5, ध्यान रखना। यदि मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करूं, देखो इनका हम डेरिवेशन करेंगे, हम प्लैंक्स लॉ जब पढ़ेंगे ना, तो प्लैंक्स लॉ की मदद से हम किस तरीके से वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और रेले जीन्स लॉ को प्रूव करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू क्यूब के, जहाँ पे ए और बी क्या है, एडजस्टेबल पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व्ड डाटा से उसने दोनों फॉर्मूले को एम्बॉडिड किया था, समझ में आए बात। अब लिमिटेशंस की यदि मैं बात करूं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेन्स लॉ है, वेन्स लॉ एक्चुअली डिस्क्राइब स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी एट शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ पे बिल्कुल मैच करता है, ठीक है ना, शॉर्टर वेवलेंथ पर क्या है, बिल्कुल मैच करता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये क्या है, वेन्स लॉ है, ठीक है ना, और ब्लैक क्या है, प्लैंक लॉ, या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो जो रेड पोर्शन है ब्लैक के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है शॉर्टर वेवलेंथ, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ पर ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो वही है कि जो ये वेन्स होता है एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है शॉर्टर वेवलेंथ पे, या हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, लेकिन इट फेल्स एट लॉन्गर वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी से। स्पेसिफिकली वेन्स लो प्रिडिक्ट, एक्चुअली में कहाँ गड़बड़ हो गई, वेन्स ले ने प्रिडिक्ट कर दिया था, मतलब वो ये सोचता था कि उसके हिसाब से कि लोअर इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की लॉन्गर वेवलेंथ पे। अब देखो, अब यहाँ पर ये हमारे पास इंटेंसिटी तो है, एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं। तो ब्लैक कर्व की जो इंटेंसिटी है लॉन्गर वेवलेंथ की यदि मैं बात करूँ, है ना, लॉन्गर वेवलेंथ पे, तो यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ पे ध्यान देखो इंटेंसिटी क्या है, रेड पोर्शन की कम है, ब्लैक की ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी कम इमिट होनी चाहिए थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ठीक है ना। जब इसी की वजह से तो ये नीचे की तरफ आया, यदि वो ज़्यादा इंटेंसिटी प्रिडिक्ट करता वो अपने लो के हिसाब से, तो ये ब्लैक पोर्शन पे फिट हो जाता, ठीक है। तो ये उसका फेलियर था, समझ में आया। तो वेन्सले प्रिडिक्ट्स लोअर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर्ड टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, समझ में आया। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लो आप डिस्ट्रीब्यूशन लो होपफुली समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम रेले जीन्स लो की। देखो रेले जीन्स लो थ्योरी वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का कॉम्बिनेशन था। इन्होंने उसने रेले जीन्स लेने दोनों ने मिलके इन दोनों थ्योरी की मदद से ना ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश की। क्या उन्होंने किया, आइए समझते हैं, ध्यान से देखना। उन्होंने क्या किया, दे कंसीडर रेडिएटिंग बॉडी, रेडिएटिंग बॉडी कहने का मतलब है जो हमारे पास ब्लैक बॉडी थी, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या इमिट कर रही है, रेडिएशन से इमिट कर रही है। उसने उन दोनों ने कहा कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है ना, हम इसको एज्यूम करते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये बहुत चार्ज्ड पार्टिकल से क्या है मिलके बनी हुई है। और हम जानते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में सॉरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल यदि ओसिलेट करेगा तो वो क्या इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। तो उन्होंने यही कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ना, इसका कुछ टेम्परेचर है, तो हम एज्यूम करते हैं ब्लैक बॉडी जो है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो हार्मोनिक मोशन कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, अभी ओसिलेशन कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या इमिट करेगी, रेडिएशन से इमिट करेगी, समझ में आया। तो दीज ओसिलेटिंग चार्ज इमिट एंड एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब वो उन्होंने बता तो दिया कि रेडिएशन क्या कर रही है,
इमिट कर रही है। समझ में आई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक मिनट, सॉरी। At thermal equilibrium, the energy density of the radiation inside the cavity will be equal to the energy density of the atomic oscillator situated in the walls of the cavity. Cavity कहने का मतलब तो क्या है, ब्लैक बॉडी तो थी, है ना। अब ब्लैक बॉडी उन्होंने क्या एज्यूम किया कि चार्ज पार्टिकल्स है इसमें, इट्स अ कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो जो रेडिएशंस, जो एनर्जी डेंसिटी जो है हमारे पास एटॉमिक ऑसिलेटर्स की होगी, वही एनर्जी डेंसिटी किसकी होगी, अंदर है रेडिएशंस की होगी। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। समझ में आया क्या? एनर्जी डेंसिटी जो है ना रेडिएशंस की इनसाइड द कैविटी विल बी इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर सिचुएटेड इन द वॉल्स ऑफ द कैविटी। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास ऑसिलेटर्स होंगे, हम एज्यूम करेंगे, उतने ही वो क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेंगे। जो डेंसिटी हमारे पास एटॉमिक ऑसिलेटर्स की होगी, जिनको हम रेजोनेटर्स भी बोलते हैं, वही एनर्जी डेंसिटी रेडिएशंस की भी होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा, अब ये हम देखें, अब ध्यान से देखना, अब ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने एज्यूम किए, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है, अब वो देखो, तो इट कैन बी शोन दैट द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कैविटी थी उसमें एज्यूम किया गया जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जिनसे मिलके हम माना गया कि ब्लैक बॉडी बना हुआ है, वो जो पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, एट फ्रीक्वेंसी म्यू, उनको क्या क्या है, जीन्स नंबर। तो जीन्स नंबर क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, समझ में आया? तो वो हमारे पास कितना होता है, दिस वन। अब ये आया कहाँ से, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस आपको ध्यान रखना है, तो दिस मच इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? और ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हमने लिखा हुआ है। अब देखो, तो इतने हमारे पास जो रेडिएशन, जो हमारे पास इतने ऑसिलेटर्स हैं जो क्या इमिट कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, थर्मोडाइनमिक्स की अब बात कर रहे हैं, ये तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की बात हो गई, अब थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से जो एक एवरेज औसतन एनर्जी होती है ना किसी भी ऑसिलेटर की टी टेम्परेचर पर, वो कितनी होती है, KT। हम समझेंगे, इसमें भी देखो फ्लो होता है, ये एक मिस्टेक है, ठीक है ना। तो जहाँ पे गलती होती है रिले जीन्स लेते, पर अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि एक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी है, इतनी है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हैं, दिस मच। तो यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगी। तो जो एनर्जी डेंसिटी है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी म्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T, तो वो रेले जीन्स लॉ में यही है। समझ में आया? तो उसमें देखो KT की मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हो गए, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑसिलेटर की एनर्जी हो गई KT। ठीक है, समझ में आया? अब तो ये तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हमारे पास क्या हो गया, रेले जीन्स लॉ हो गया, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा है हमने ये, ठीक है। अब यदि हम इसको किसकी टर्म्स में लिखना चाहे, वेवलेंथ की टर्म्स में, तो जीन्स लॉ को पहले वेव नंबर को लिखते हैं। देखो, वेवलेंथ की टर्म्स में ये होगा हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आया? भाई नंबर तो सेम रहेंगे ना, नंबर ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और वेवलेंथ की टर्म्स में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन में C क्यूब। अब देखो म्यू क्या होता है, C अपॉन में लैम्डा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो ये कितना आ जाएगा, -C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ठीक है। अब हमने पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि नंबर तो पॉजिटिव होगा ना भाई, 10 ऑसिलेटर, 5 ऑसिलेटर, 60 ऑसिलेटर, समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब देखो म्यू का वैल्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, तो ये C स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आएगा, 8 पाई अपॉन C क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया इससे, यहाँ नीचे लैम्डा की पावर क्या है, 4 है, डी लैम्डा से डी लैम्डा उड़ गया, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आ गए वेवलेंथ की टर्म्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हमारे पास कितने थे, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन में C क्यूब, समझ में आया, और वेवलेंथ की टर्म्स में 8 पाई अपॉन में लैम्डा की पावर 4। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है, नंबर, जीन्स नंबर है। ये एक्चुअली में इनको नंबर ऑफ रेजोनेटर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जो रेले जीन्स लो होगा हमारे वेवलेंथ की टर्म्स में क्या होगा, देखो इतने ऑसिलेटर हैं और एक ऑसिलेटर का एनर्जी कितना है, KT, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, ही, तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई,
समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो एनर्जी डेंसिटी, ये वो एनर्जी डेंसिटी है जो ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रही है, ठीक है। अब यदि हम इंटेंसिटी भी निकालना चाहें तो इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी जो हमारे पास होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द कैविटी होल या ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो रिलेशन है, इंटेंसिटी का रिलेशन क्या आता है, C/4, और ये हमारे पास क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। कोई भी बॉडी यदि थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर T है, उसका थर्मल टेम्परेचर T है, तो उसका जो इंटेंसिटी का रिलेशन होता है ना एनर्जी डेंसिटी के साथ, वो ये होता है। अब हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। वेवलेंथ की टर्म्स में लिया है तो वेवलेंथ की टर्म्स में हमने लिख दिया वैल्यू, तो सिंपली हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब रेले जीन्स लो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब लिमिटेशंस देखो उसका क्या है। अब इस लो के हिसाब से ना लॉन्गर वेवलेंथ पे तो हमारा कर्व सेटिस्फाई करता है, लॉन्गर वेवलेंथ पे। देखो लॉन्गर वेवलेंथ पे तो ये मैच कर रहा है प्लैंक के साथ, एक्सपेरिमेंटल के साथ, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पे देखो दूर भाग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। समझ में आ गया मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इट इज़, अभी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी भी हम समझेंगे। तो इट इज़ फाउंड दैट रेले जीन्स लो एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन द लॉन्गर वेवलेंथ रीजन। लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में एग्री करता है। However, it diverges as the wavelength tends to zero। अब wavelength tends to zero कहने का मतलब है उसका कि भाई जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे, अब देखो लॉन्गर वेवलेंथ पे मैच कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जब जाएंगे तो देखो डाइवर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है डाइवर्ज, ठीक है ना। अब ये डाइवर्ज कर रहा है। अब तो ये जो जिस रीजन में ये हमारे पास है ना, देखो यहाँ तो विजिबल रीजन है, तो ये जो ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ही तो है। तो ये जो ये रीजन जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन है। क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इस रीजन में ना देखो एनर्जी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी इन वेवलेंथ पर, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ पर एनर्जी क्या जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में ऐसा हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसी डिस्क्रिपेंसी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। अब ये आया क्यों, क्योंकि देखो क्लासिकल थ्योरी ने ना ये इनकरेक्टली अज्यूम कर लिया कि जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स है ना, वो दे कैन एब्जॉर्ब और इमिट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आया, वो कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यही गलती हो गई उनसे। समझ में आया। हम आप क्वांटम मैकेनिकली हम समझेंगे, जैसा आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है। क्या होती है, डिस्क्रीट, है ना। कुछ भी जैसे हाइड्रोजन एटम में भी क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं ना। तो इन बस इतना ही एनर्जी हो सकता है, ये नहीं कि कुछ भी एनर्जी हो जाएगा। समझ में आया। तो उनसे यही गलती हुई थी जिसकी वजह से इनफाइनाइट एनर्जी हमें मिल रही थी, इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है, इन अल्ट्रावायलेट रीजन, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। यही उसकी गलती थी, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी मैंने भी बताया, तो क्या है, प्रिडिक्शन है क्लासिकल फिजिक्स का। जो टोटल एनर्जी है ना एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब ले लो टोटल एनर्जी ले लो। अब देखो टोटल एनर्जी कहने का मतलब उसका है ये सारा लिया है ना। देखो ये इस रीजन की लूँगा, इन दोनों रीजन की लूँगा, तो एनर्जी फाइनाइट एनर्जी आएगी, फाइनाइट एनर्जी। पर टोटल लूँगा तो इनफाइनाइट एनर्जी आएगी। हम देख सकते हैं इस रीजन में एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, इस ग्राफ से जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट में जा, ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट। समझ में आया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये रखेंगे जब यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था यही था। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिया है तो अंदर म्यू स्क्वायर है, इसको सभी जानते हैं किस तरीके से हम करते हैं। ये हमारे पास म्यू क्यूब अपॉन में ये आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। सोल्व करने पर तो विच इज़ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट एनर्जी इम्पॉसिबल है ना भाई। हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिल रहा है, फाइनाइट एनर्जी मिल रहा है। एक्सपेरिमेंटली मिल क्या रहा है, फाइनाइट एनर्जी हमें मिल रहा है, ठीक है। समझ में हम देख सकते हैं ये ब्लैक कर्व देखो, ये क्या ब्लैक पोर्शन देखो ध्यान से, ये फाइनाइट एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उस गलती जीन्स लॉ ने कर दी, रेले जीन्स लॉ ने, समझ में आया, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है फेल्ड कर गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटल डाटा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को। तो लेकिन मैक्स प्लैंक प्रपोज
द क्वांटम हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। क्वांटम हाइपोथेसिस मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी मैक्स प्लैंक हम लॉ पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं वेन्स लॉ को शॉर्ट में बता दूं, ये सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ पे एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को। ठीक है, और जो रेले जीन्स लॉ है, रेले लॉ है, ये लॉन्ग वेवलेंथ पे, ठीक है ना, ये लॉन्ग वेवलेंथ पे एक्सप्लेन करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।